नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। उत्तरकाशी जिले में खीरगंगा नदी पर बादल फटने से आए विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.5% और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को अनुमान 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में आज अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। उन्होंने नए भवन का निरीक्षण किया और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल उपस्थित थे। ये भवन सेंट्रल विस्ता परियोजना का हिस्सा है। ये आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय के कई भवनों में से पहला भवन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा शासन को और अधिक सक्षम बनाना है। कर्तव्य भवन 3 लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर का एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है, जिसमें गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख मंत्रालयों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। यह नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है। रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, वेंटिलेशन और वातानुकूलित व्यवस्था और वर्षा जल संचयन के साथ यह स्थायित्व में भी अग्रणी होगा। कर्तव्य भवन की छत पर लगे सोलर पैनल हर साल 5 लाख से अधिक यूनिट बिजली पैदा करेंगे। यह भवन पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। रईसुद्दीन के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद में विपक्षी सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही में आज भी बाधा आई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य का अनुमानित प्राप्ति और व्यय विवरण प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी 2023-24 के लिए कर्मयोगी भारत की वार्षिक रिपोर्ट पेश की। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने विपक्ष से सार्थक भूमिका निभाने और संसद को चलने देने का आग्रह किया। एक कंस्ट्रक्टिव जो रोल होता है अपोजिशन का, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कीजिए। हर बार आप लोग सदन को ऐसे बाधित करेंगे, ये सदन को गरिमा को ठेस पहुंचाती है। ये उचित नहीं है। सदन के सदस्यों के व्यवहार से देश दुखी है। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान में 1945 में 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा तथा नागासाकी परमाणु बम हमले में जान गंवाने लोगों को श्रद्धांजलि दी। सदन की ओर से श्री बिरला ने विश्व को जन विनाश के हथियारों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यसभा में भी ऐसे ही तरह की स्थिति रही। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने पर सदन के पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। उनका कल नई दिल्ली में निधन हो गया था। उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर कई राजनीतिक दलों से प्रस्ताव मिले थे, जिनमें नियमों का हवाला देते हुए नामंजूर कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाते हुए विरोध शुरू किया। श्री हरिवंश ने कहा कि शून्यकाल में कई सदस्य जन महत्व को तत्काल मुद्दों को उठाना चाहते हैं और ऐसे में व्यवधान डालना उचित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर को 5.5% पर यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जीडीपी दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ये स्थायी जमा सुविधा दर 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक के दर 5.75% रहेगी। इस बीच घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के उतार चढ़ाव में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। आखिरी समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक गिरकर 80,666 पर और निफ्टी 45 अंक गिरकर 24,605 पर रह गया था। प्रवर्तन निदेशालय
वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 स्थानों पर आज छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार जालसाजी करने वाले ने पुलिस जांच अधिकारी और तकनीकी सहायक सेवा एजेंट बनकर विदेशी और भारतीय नागरिकों को ठगा है। पीड़ितों की गिरफ्तारी के नाम पर धमकाया गया और उनसे जबरन पैसे वसूल कर उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में कल खीरगंगा नदी पर बादल फटने से आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। लगभग 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य विभागों की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। प्रशासन ने आश्रय स्थलों में पीड़ितों के लिए भोजन, पेयजल और दवाइयों की समुचित व्यवस्था की है। बटवारी क्षेत्र में सड़कों के टूट जाने से यातायात बाधित हुआ और उत्तरकाशी हार्शिक सड़क मार्ग पर भूस्खलन के बाद मार्गों को खोलने के प्रयास जारी है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि सेना और अन्य एजेंसियां तथा स्थानीय नागरिक बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। के कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे समन्वय बना रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को सहायता उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि बचाव अभियान सुचारू रूप से जारी है। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तरकाशी में बचाव अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार ने बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए भारी हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की। विभाग ने कहा है कि केरल के कुछ भागों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन हुए हैं और जिनसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 13 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, कुरुंग कुमे, पापुमपारे, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, शियोमी, सियांग, वेस्ट सियांग, अंजाव और नामसाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने काबा ग्यानो को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की प्रसिद्ध 7 चोटियों में से एक माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ने पर बधाई दी है। राज्यपाल ने पिछले 28 जुलाई को सुश्री यानो को अभियान के लिए हरी झंडी दिखाई थी। राज्यपाल ने कहा कि सुश्री यानो की यह उपलब्धि सभी के लिए, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सुश्री यानो अफ्रीका समयानुसार सोमवार को सुबह 10:27 पर माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित करेंगे और खाद्य तथा शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। ये सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, विकास पेशेवरों और संबंधित पक्षों सम्मेलन के विषय के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये योजना उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए एक मासिक वित्तीय सहायता योजना है। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिरने की घटना के आज 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दर्दनाक घटना में 1,40,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। ये पहली बार था जब किसी युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग किया गया था। इस परमाणु बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया था। इस घटना में मानव निर्मित विनाश की भाव्य क्षमता को उजागर किया गया। ये दिवस युद्ध के पीड़ितों को याद करने और वैश्विक शांति की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देने का दिवस है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।